अब हम पढ़ते हैं लेरिंजोमलेशिया जो होता है। इसमें क्या होता है, मलेशिया का मतलब होता है वीकनेस। अब लेरिंग्स की वीकनेस को ही हम कहते हैं लेरिंजोमलेशिया। अब इसमें थोड़ा सा वर्डिंग आपको छोटी लग रही होंगी, लेकिन अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो उसमें साथ साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन बुक से ही है, तो बिल्कुल ईजी लगेगा। अब हम सिनेरियो देखते हैं। 2 मंथ ओल्ड जो इन्फेंट है प्रेजेंट विद नॉइजी ब्रीदिंग, यानी कि इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर बच्चे को है। जब भी अपर एयरवे इन्वॉल्व होता है ना, तो इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर प्रेजेंट ही प्रेजेंट होता है। जैसे एपिग्लोटाइटिस में भी था और क्रूप में भी था और इसमें भी है, क्योंकि इसमें लेरिंग्स इन्वॉल्व है, लेरिंग्स की वीकनेस है। और ये मोस्टली इनिशियल में ही ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर लेरिंग्स की वीकनेस और वो जब बच्चा पैदा होता है तब से ही होती है। तो फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ में ही हमें प्रेजेंट होगा इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर, लेकिन उसमें सिवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी बाकी इन्फेक्शियस काजेज़ में थी। और इसमें कोई भी फीवर वगैरह बच्चे को नहीं होगा, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होता, ये वैसे ही वीकनेस होती है मसल्स की वहाँ पर। और कोई भी अदर कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत रिट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन और कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये जो स्ट्राइडर वगैरह होता है ये ज़्यादा वर्स हो जाता है जब भी बच्चा सोता है सुपाइन पोजीशन में। ये क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली जो इसमें लेरिंग्स का पार्ट इन्वॉल्व होता है ना, वो होता है एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस के जो सराउंडिंग में जो एरी एपिग्लोटिक फोल्ड होती है ना, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। तो जब भी बच्चा सीधा सोता है ना, तो ग्रेविटी एक्ट करती है और वो डाउनवर्ड जो एपिग्लोटिस की जो फ्लॉपी फोल्ड होती है वो डाउनवर्ड होती है, और वो बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी जो ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो ज़्यादा हो जाती है, और रिट्रैक्शन भी बच्चे की बढ़ जाती है, स्ट्राइडर भी बढ़ जाता है। और ये कम कब होता है, जब बच्चा प्रोन पोजीशन में हो। जब भी प्रोन पोजीशन में हो तो फॉरवर्ड जो भी फ्लॉपी जो फोल्ड होती है एपिग्लोटिस की, या सराउंडिंग में एपिग्लोटिक जो फोल्ड्स होती है उनकी, तो वो एंटीरियर हो जाती है, फॉरवर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयरवे पेटेंसी है वो नॉर्मल हो जाती है और बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो ये जो मेन है फीचर, ये डिफ्रेंशिएट करता है कि एक तो बच्चा शुरू की लाइफ में ही प्रेजेंट किया, स्ट्राइडर भी है, बच्चे को कोई भी फीवर वगैरह ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। जब भी बच्चे को सुपाइन पोजीशन में सुला रहे हैं तब वर्सन हो रहा है, लेकिन जब भी उसको प्रॉन पोजीशन में उल्टा लिटा रहे हैं तब वो सही हो रहा है। अब क्लिनिकल फाइंडिंग देख ली, मोस्टली कॉन्जेनाइटल एनोमली होती है। मोस्ट कॉमन स्ट्राइडर होता है बच्चों में, यही एक इसका फीचर होता है। स्ट्राइडर इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, इंस्पायरेशन में ही होता है और लो पिच वाला होता है, सही। और ये ज़्यादा तब हो जाता है जब बच्चे को वहाँ फीड वगैरह करवाते हैं, क्योंकि तब ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि फीड भी उसको सुपाइन पोजीशन में ही करवाती है। जो स्ट्राइडर होता है ये क्यों होता है, क्योंकि जो लेरिंजल टोन होती है, जो एपिग्लोटिस के ऊपर वाली फ्लॉपी फोल्ड है, सुप्राग्लोटिक जो फोल्ड है, वो टोन डिक्रीज होती है, उसकी वजह से हो जाती है। और वो मोस्टली इंस्पायरेशन में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कोलैप्स कर जाता है। जब भी एयर अंदर आती है तो आपस में जो फोल्ड्स है ना कोलैप्स कर जाती हैं, और इसलिए इंस्पायरेटरी एक नॉइस प्रोड्यूस होती है, जिसको हम स्ट्राइडर बोलते हैं। दूसरे कॉजेज़ में तो इन्फ्लेमेशन की वजह से नैरोइंग हो रही थी, इसलिए प्रोड्यूस हो रही थी। इसमें वैसे ही वो फ्लॉपी है, उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही थी। मोस्टली ये फर्स्ट 2 वीक ऑफ द लाइफ में ही हम सिम्टम शो करवा देता है, और 6 मंथ में मसल जो है नॉर्मल अपनी टोन रिगेन कर देती है और बच्चा सही हो जाता है। नॉर्मली 6 मंथ तक बच्चा सही हो जाता है। अब डायग्नोसिस इसकी क्लिनिकल होती है, लेरिंजोस्कोप से हम देख लेते हैं तो हमें दिख जाती है कि जो लेरिंग्स है, जो एपिग्लोटिस है, उसकी जो नॉर्मल पेटेंसी है वो नहीं है, उसकी टोन डिक्रीज्ड है, फ्लॉपी हुआ पड़ा है, तो ये हमें ईजिली पता चल जाता है। अब मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ मंथ्स वेट करते हैं, बच्चा वैसे ही सही हो जाता है, टोन वैसे ही नॉर्मलाइज हो जाती है। लेकिन अगर नहीं हो तो हम सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं, जो वो वाली सराउंडिंग में फोल्ड है जिनकी टोन कम है और जो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा करवा रही है, सिर्फ उसको ही रिमूव कर देते हैं, और 90% ये सक्सेसफुल होता है। अभी हम देखेंगे ओटाइटिस मीडिया। अब ओटाइटिस मीडिया में सबसे पहले हम सिनेरियो देखते हैं। ओटाइटिस मीडिया का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर। ईयर के 3 पार्ट से हमें पता है कि एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल ईयर जो होता है, मोस्टली पार्ट ऑफ द जो मिडल ईयर होता है ना, वो कनेक्टेड होता है हमारी नेज़ल कैविटी के साथ और रेस्पिरेटरी सिस्टम से ना लिंक्ड होता है वो, इसलिए अभी हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ओटाइटिस मीडिया को भी पढ़ेंगे। अब ये 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, प्रेजेंटेड विद 3 डेज़ हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड कोल्ड सिम्टम। कोल्ड सिम्टम्स का मतलब है कि देखो बच्चे को राइनोरिया भी होगा, बच्चे को नेज़ल डिस्चार्ज, नेज़ल कंजेशन वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स होंगी बच्चे को। इसका मतलब जो भी इन्फेक्शन है मिडल ईयर में आया है वो विया नेज़ल कैविटी आया है। अब नेज़ल कैविटी से कैसे आया है, विया यूस्टिशियन ट्यूब के ज़रिए आया है। नाउ ही हैज़ डेवलप्ड राइट ईयर पेन। अब उसको ईयर पेन शुरू हो गया है। फिजिकल एग्जामिनेशन जब हमने ऑटोस्कोप से की ईयर की तो उसमें कुछ भी नहीं आया एक्सेप्ट बल्जिंग टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बल्ज आई है, लेकिन हाँ जब सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन भी हो जाती है, इवन डिस्चार्ज भी हमें दिखता है मिडल ईयर कैविटी में। तो कुछ भी सिनेरियो ऐसे आ सकता है। अब ओटाइटिस मीडिया मोस्ट कॉमन, ये बच्चों में इन्फेक्शन होते ही रहते हैं और ये मोस्टली 6 मंथ की एज से शुरू होते हैं और 3 साल तक के बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। अभी 3 टाइप्स के ओटाइटिस मीडिया बच्चों में हो सकते हैं। एक तो अक्यूट होगा, अक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो इन्फ्लेमेशन होगी और उसमें सिम्टम्स रैपिडली ही डेवलप होंगे और जल्दी ही सबसाइड हो जाते हैं। और दूसरा होगा रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया। रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया हम तब बोलते हैं जब किसी बच्चे को ओटाइटिस मीडिया हो
3 टाइम्स इन 6 मंथ और 4 टाइम्स इन ए ईयर। अगर 3 टाइम्स इन 6 मंथ और 4 टाइम इन ए ईयर किसी बच्चे को ईयर इन्फेक्शन परसिस्टेंट रह रहा है तो इसको हम रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया कहेंगे। अब क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया तब कहेंगे जब 6 वीक से ज़्यादा परसिस्टेंट डिस्चार्ज रहे। अब रिकरेंट में क्या था कि कभी सही हो रहा था, कभी दोबारा हो रहा था, लेकिन 6 वीक से कंसिस्टेंटली अगर उसको डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर इसको हम बोलेंगे कि क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। अब इसके हम कॉजेज़ देख लेते हैं। कॉजेज़ मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल कॉजेज़ होते हैं, क्योंकि जैसे कि सेम एक्यूट फेरेंजाइटिस के कॉजेज़ थे, इसके भी वही सेम ही ऑर्गेनिज़म सेम ही होते हैं। अभी आप निमोनिया में देखोगे तो उसमें भी मोस्टली ऑर्गेनिज़म सेम होते हैं, तो इसमें भी ऑर्गेनिज़म मोस्टली बैक्टीरियल होता है, जैसे स्टेप न्यूमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरेक्सिला कैटरल्स वगैरह। वायरसेस डायरेक्टली ओटाइटिस मीडिया नहीं करवाते, इनडायरेक्टली करवा सकते हैं। इनडायरेक्टली कैसे करवाएंगे? अब देखो, वायरल कोई भी इन्फेक्शन हो गया हमें नेज़ल कैविटी का, वायरल कौन कौन से होते हैं? ग्रुप है वायरल, या फिर और कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, टॉन्सिलाइटिस वगैरह हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ? इन्फेक्शन की वजह से जो यूस्टिशियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो गई। अब ये इसका काम क्या होता है यूस्टिशियन ट्यूब का? ये मिडल ईयर से जितनी भी एग्जेसिव सिक्रीशन जो वहाँ बनती है उसको रिमूव कर देती है, विया यूस्टिशियन ट्यूब से ओरल कैविटी में निकल जाती हैं। लेकिन जब वो ब्लॉक होगी तो जितनी भी मिडल ईयर जो सिक्रीशन है वो वहाँ ही रहेंगी, और वहाँ रहने की वजह से वहाँ बैक्टीरिया ईजिली कॉन्टेमिनेट कर पाएंगे और इन्फेक्शन हो जाएगा। तो देखो, वायरस जो इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं इन्फेक्शन को, डायरेक्टली कोई ऐसा काज नहीं है। अब उसके बाद पैथोजेनेसिस भी सेम ही है कि ये बैक्टीरिया कैसे एक्सेस करते हैं मिडल ईयर में नॉर्मल यूस्टिशियन ट्यूब से। जैसे कोई भी लोकल वहाँ इन्फेक्शन होगा, फेरेंजाइटिस होगा या एडिनॉइड्स इनलार्ज वगैरह हो जाएंगे तो वहाँ से इजीली इन्फेक्शन वहाँ चला जाएगा। और उसके अलावा क्या होगा? अगर ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होगी यूस्टिशियन ट्यूब की, जो जितनी भी सिक्रीशन है वो दोबारा फेरिंग्स वगैरह ओरल कैविटी में नहीं जा पाएंगी, जिसकी वजह से मिडल ईयर में जितना भी फ्लूइड यानी कि इफ्यूजन प्रेजेंट होगा वो सारा इन्फेक्टेड हो जाएगा बैक्टीरिया से। तो पैथोजेनेसिस तो यही है। अब उसके बाद कौन से ऐसे फीचर्स हैं या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है, जो प्रमोट करते हैं ओटाइटिस मीडिया को? तो वो बिल्कुल कॉमन सेंस से हम देखेंगे। बच्चा जो लेस देन 1 ईयर है, बच्चे की जितना छोटा बच्चा होगा उनमें इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। 1 साल से कम बच्चा या इम्यूनो डेफिशिएंट बच्चा या बच्चे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे, उनमें भी इम्यून जो सिस्टम है इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता वो बच्चे, और कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट है, जिनको भी क्लेफ्ट पैलेट होती है वो मोस्टली माउथ ब्रीदिंग वो ज़्यादा करते हैं, उनको ज़्यादा नेज़ल इन्फेक्शन रहते ही रहते हैं, तो उनमें भी ज़्यादा कॉमन होगा। अगर किसी सिबलिंग को रिकरेंट हो रहा है तो ये भी चांसेस है कि उसके जो मतलब कि दूसरे सिबलिंग्स हैं उनको भी हो, क्योंकि मोस्टली ना अगर सिबलिंग्स में होता है वो जेनेटिकल होता है, उनमें थोड़ा सीलियरी डिसफंक्शन होता है, तो मे भी उनके जो बाकी सिबलिंग हैं उनमें भी हो। पैसिव स्मोकिंग कैसे मतलब के फैक्टर है? अब पैसिव स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि जितना भी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, स्मोक के पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, जो सीलिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब सीलिया हमारे रेस्पिरेटरी में जो एपिथेलियम होता है वो सीडो स्ट्रेटिफाइड सीलियरी एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, तो जब भी उसके सीलिया काम करना बंद कर देंगे हमारे नेज़ल कैविटी के, तो जितने भी जो डस्ट वेस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव नहीं कर पाएगा और इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से ओटाइटिस मीडिया के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और चिल्ड्रन जो लो सोशो इकोनॉमी के, सही सफाई वगैरह का उनको पता नहीं है उसकी वजह से। और अगर माँ ब्रेस्ट फीड बच्चे को नहीं करवा रही तो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे जो जितनी भी म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, भले GIT की भले रेस्पिरेटरी की, सब में IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, और वो मोस्टली मदर मिल्क ज़्यादा प्रोमोट करती है, उसमें प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर मदर मिल्क ही बच्चों को नहीं दे रही तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया हो। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो प्रोमोट करते हैं और बिल्कुल ईजी है, अगर हम कॉमन सेंस से याद करें ना तो बिल्कुल याद हो जाएंगे। अब हम देखें क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है। अगर ये माइल्ड होगा ना तो बच्चा इतना ज़्यादा क्लिनिकल फाइंडिंग नहीं मिलेगी, ऐसे असिम्टोमेटिक सा उसके ना सिम्टम होंगे। असिम्टोमेटिक क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन है ना, अभी साइटोकाइंस रिलीज़ होती हैं और उन साइटोकाइंस की वजह से फीवर भी होगा बच्चे को, मे बी GI मोटिलिटी भी इंक्रीज़ हो, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब हो सकता है। नॉन स्पेसिफिक सारे सिम्टम्स वगैरह होंगे, या माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी, जैसे अभी हमने सिनेरियो में देखा कि पहले इसको कोल्ड के फीवर के सिम्टम थे, बाद में हाँ अगर उसको बिल्कुल ज़्यादा सीवियर हो गया तो क्लासिकल साइन उसके हो सकते हैं, मे बी हियरिंग प्रॉब्लम हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल रप्चर हो जाए। अगर किसी को क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है, मतलब कि 6 वीक से ज़्यादा रहता है, तो हाँ उसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे को हो सकती है। जब भी हम ओटोस्कोप से देखेंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हुई पड़ी होगी और डिस्चार्ज माँ बताएगी कि बच्चे की जो ईयर से परसिस्टेंट डिस्चार्ज आ रहा है, ओटोरिया है। तो मोस्टली यहाँ पर जो प्रेजेंट
करते हैं ना बच्चे पीरियड्स में, वो मोस्टली क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया से ही प्रेजेंट करते हैं, डिस्चार्ज से प्रेजेंट करेंगे या फीवर वगैरह नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं ना उनसे मोस्टली नहीं आते। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ऑटोस्कोप या टिम्पेनोमेट्री से अभी हम देखेंगे। ऑटोस्कोप से देखेंगे हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, अगर वो रप्चर नहीं हुई तो नॉर्मली बल्जिंग होगी, इरिथमा ऑफ द टिम्पेनिक रेड हुई पड़ी होगी, बल्जिंग होगी। और नॉर्मली जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है ना वो ट्रांसपेरेंट टाइप होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, ओपेसिफिकेशन हो जाएगी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की। और अदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं, या तो परफोरेट हुई पड़ी होगी या स्कार वगैरह होगा। नॉर्मली जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है ना वो मोबाइल होती है, क्योंकि उसको जितने भी जो साउंड वेव्स है उसको प्रोपेगेट करना होता है। अगर मतलब कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की मोबिलिटी इम्पेयर्ड हो गई है तो वो भी एक मतलब के ना फैक्टर होता है। तो ये वाली सारी चीज़ें हमने ऑटोस्कोप से देखा। यहाँ तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बल्ज है, बिल्कुल रेड है, ओपेसिफिकेशन मतलब हुई पड़ी है, नॉर्मली ट्रांसपेरेंट है। अगर नहीं तो फिर वो क्या होगा, परफोरेट हुई पड़ी होगी, डिस्चार्ज वगैरह होगा। तो ये बिल्कुल ईजी है। उसके बाद अगर डिस्चार्ज है तो हमने कल्चर करेंगे डिस्चार्ज का, देखेंगे कौन सा बैक्टीरिया है ताकि ट्रीटमेंट में हमें आसानी हो जाए। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, नीडल एस्पायरेशन से डिस्चार्ज करेंगे। ये वो बस यही चीज़ इसमें बताई हुई है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? अब देखो जो मिडल ईयर है ना वो ऊपर जो रूफ ऑफ द मिडल ईयर है वो कनेक्टेड होती है मेनिंजिस से, और जो बिलो द मिडल ईयर है वो नेज़ल कैविटी से कनेक्टेड होता है विया द यूस्टिशियन ट्यूब। और उसके बाद जो मिडल ईयर होता है वो कनेक्टेड होता है पोस्टीरियरली मिडल ईयर के जो प्रेजेंट होता है वो मेस्टोइडाइटिस, मतलब कि मेस्टोइड जो बोन पार्ट होता है टेम्पोरल बोन का वो प्रेजेंट होता है। तो इन्फेक्शन कहाँ जाता है उस पर डिपेंड करता है। अगर अबव वो स्प्रेड करेगा बैक्टीरिया तो बच्चे को मेनिंजाइटिस के साइन आएंगे। अगर मतलब कि यूस्टिशियन ट्यूब के ज़रिए नेज़ल कैविटी वगैरह के अंदर जाएगा तो वहाँ पर भी रिकरेंट बच्चे को दोनों सिम्टम होंगे। उसके बाद मेस्टोइडाइटिस होगा। अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो जाएगी तो फिर उसको हियरिंग लॉस की भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, वो डिपेंड करता है कि बच्चा कौन सी टाइप से आ रहा है। अक्यूट अगर आ रहा है, उसको अक्यूट ऑनसेट ऑफ सिम्टम है जो अक्यूट ही रिजॉल्व हो जाते हैं, तो फिर उसको हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर उसका डिस्चार्ज वगैरह प्रेजेंट है तो हमने मॉपिंग कर देनी है, की ड्राई मॉपिंग करेंगे। और पेन भी है बच्चे को एनाल्जेसिक्स देंगे, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक, मतलब कि वही पहले सपोर्टिव। हम कभी भी किसी डिजीज़ को जब ट्रीट करते हैं ना तो पहले जो उसके नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है सपोर्टिव ट्रीट करेंगे, फिर स्पेसिफिक इस हिसाब से। तो इसमें सपोर्टिव क्या होगा कि हमने जो भी एयर का डिस्चार्ज वगैरह है उसको ड्राई मॉपिंग वगैरह करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, एंटीपायरेटिक देंगे, एनाल्जेसिक्स वगैरह देंगे। फिर उसके बाद हमने कल्चर का जब कल्चर किया डिस्चार्ज वगैरह का तो फिर उससे हमने क्या करेंगे, एंटीबायोटिक शुरू करेंगे। मोस्टली ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना जो मतलब कि मिडल ईयर इन्फेक्शन में होती है वो मोस्टली अमोक्सिसिलिन होती है। 8 से 10 दिन के लिए हम बच्चे को देते हैं, मोस्टली यही होती है और यही मतलब इफेक्ट करती है। और इसको कॉम्बो में देते हैं अमोक्सिसिलिन को क्लेवुलिनिक एसिड के साथ, जिसकी वजह से इसका जो फंक्शन होता है ना वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर पेनिसिलिन यानी कि अमोक्सिसिलिन रेजिस्टेंट है तो हम सेफ्ट्राक्सोन वगैरह ये वाली एंटीबायोटिक्स दे देते हैं बच्चे को। और उसके अलावा आप देखते हैं पेशेंट है जो मतलब उसको हमने इतनी सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह लगा दिए फिर भी वो सही से रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो उसमें हम करते हैं टिम्पेनोसेंटेसिस करते हैं। टिम्पेनोसेंटेसिस में जो भी मतलब कि एग्जेसिव रिमूवल होता है ना फ्लूइड का वो हम रिमूव करते हैं और साथ में फिर एंटीबायोटिक भी यूज़ करते हैं अप्रोप्रिएट। अब उसके बाद आता है रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, जिसको क्या हो 6 मंथ में मोर देन 3 टाइम्स हो या फिर 1 ईयर में मोर देन 4 टाइम्स अगर उसको ओटाइटिस मीडिया की एपिसोड हो रही हैं तो हम बोलते हैं रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया। इसमें मोस्टली हम एमोक्सिसिलिन का प्रोफाइलैक्सिस 3 से 6 मंथ तक चलाते हैं, या सल्फीसॉक्साजोल चलाएंगे या फिर एमोक्सिसिलिन हम चलाते हैं। अब उसके बाद एक क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। अब क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया 2 तरह का होता है, एक क्रोनिक सप्पूरेटिव ओटाइटिस मीडिया और दूसरा क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन। क्रोनिक सप्पूरेटिव ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है कि उसमें इन्फेक्शन होता है, सब पस वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होता है, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है, मतलब कि अभी भी इन्फेक्शन प्रेजेंट है। अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा तो क्रोनिक सप्पूरेटिव ओटाइटिस मीडिया होगा, पस ही डिस्चार्ज बच्चे को होगा। तो इसके अंदर मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें हम एंटीबायोटिक थेरेपी बच्चे को चलाएंगे। लेकिन अगर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन का मतलब है कि बैक्टीरिया वगैरह चले गए लेकिन अभी जो सीरस सिक्रीशन है ना वो निकल नहीं रही बाहर, वो बार बार रिलीज़ हो रही हैं, तो मतलब इन्फेक्शन तो ख़त्म हो गया लेकिन अब सीरस सिक्रीशन है। मोस्टली एलर्जी में होता है या अदर डिसऑर्डर में होता है, लेकिन ये आफ्टर अक्यूट ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, टिम्पेनोस्टोमी ट्यूब्स डालते हैं ताकि परसिस्टेंट जो डिस्चार्ज है वो रिमूव हो जाए।
फॉर 2 to 3 मंथ्स। उसके बाद ये क्या होता है कि सही हो जाता है। साथ में हम 2 से 4 वीक तक ओरल एंटीबायोटिक भी चलाते हैं। तो ये पूरा हमने ओटाइटिस मीडिया देखा। पहले हमने इसका पूरा सिनेरियो देखा, कौन कौन से एटियोलॉजी हैं जो मतलब कि ज़्यादा मोस्टली बैक्टीरियल होता है, वायरसेस इनडायरेक्टली प्रोमोट करते हैं। पूरा पैथोजेनेसिस देखा कि यूस्टिशियन ट्यूब ब्लॉक होती है, फिर वायरस भी प्रोमोट करते हैं। और बैक्टीरिया अगर मतलब कि कोई भी फेरेंजाइटिस वगैरह हो या फिर कुछ भी ओरल कैविटी का इन्फेक्शन वगैरह हो तो बैक्टीरिया वहाँ से यूस्टिशियन ट्यूब के ज़रिए जाते हैं, इसलिए होता है। कौन कौन से एक्स फैक्टर्स हैं जो प्रोमोट करते हैं, सारी क्लिनिकल फीचर के मोस्टली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं या फिर असिम्टमेटिक होता है, स्पेसिफिक बाद में आते हैं जब परफोरेशन वगैरह हो जाए। और डायग्नोसिस हम मोटोस्कोपी से कैसे करते हैं, कल्चर वगैरह करते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आती हैं वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर ये जा रहे हैं बैक्टीरिया। और उसके बाद मैनेजमेंट हमने अलग अलग देखी कि एक्यूट की क्या है, रिकरेंट की क्या है एंड क्रोनिक की क्या है।